नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज फिर हम एक बार आपके सामने हाजिर हुए हैं रीड की क्लास लेके। जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं रीड के एग्ज़ाम के लिए, उतने दिन हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और लगातार क्वेश्चन करवाते रहेंगे। ये ध्यान रखना, इन प्रश्नों को आप लगा के ही जाएँ, थोड़ा फटाफट स्पीड से देख ले। मैं भी समझता हूँ कि आपके पास टाइम बहुत कम है, परंतु फिर भी आप इन प्रश्नों को एक बार लगा के जाएं। हमने आपके लिए बनाए हैं ये प्रश्न, हर भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है वैसे तो, परंतु रीड के विद्यार्थी इसे जरूर देख के जाएं ताकि आपके लगभग क्वेश्चन सही हो सकें। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक लेके नए टॉपिक के अनुसार हम करवाएंगे लगातार। जितने भी 27 या 28 तारीख तक पेपर है आपका, तो तब तक हम लगातार प्रश्न लेके आएंगे हिंदी के, ये ध्यान रखना। तो आज एक नया टॉपिक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आप पहले लगाते जाना और फिर आंसर देना कि आपके कितने राइट आ रहे हैं और कितने रॉन्ग। ठीक है, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ये नहीं है कि 1-2 प्रश्न किया और बस छोड़ दिया, ऐसा मत किया करो भाई। पूरी वीडियो देखा करो और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। और जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देखो, पिछली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया हमें। ठीक है, अब ये वीडियो भी आपने जरूर देखनी है और अपने दोस्तों को शेयर करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है भाई। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? देखो, कर्म या फिर क्रिया या फिर धातु या फिर कर्ता, ये बताना आपने। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है भाई, याद रखना। ठीक है बात। आगे देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो, ऐसी बातों का आपको, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं भी? कर्म के आधार पर पूछा है तो कितने भेद होते हैं? 2, 4 या फिर 6 या 3। तो कितने भेद होते हैं कर्म के आधार पर? 2 भेद होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं 2 भेद? एक तो होता है अकर्मक क्रिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना अगर पेपर में पूछ भी ले। और एक होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये 2 क्रिया होती हैं कर्म के आधार पर, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो कि जब कर्ता समय काम न करके किसी और से काम करवाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। यानी कि कर्ता कौन होता है? जो फर्स्ट नंबर पे होता है। ठीक है ना, यानी कि वो खुद काम नहीं करता, एक अन्य किसी बंदे से काम करवाता है, तो कौन सी क्रिया कहलाती है वो बताना है आपने। अकर्मक क्रिया या फिर विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया या फिर एक कर्मक क्रिया, ये बताना है आपने। ठीक है ना, यानी कि खुद काम न कर कर किसी अन्य से काम करवाना, तो कौन सी क्रिया कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है वो, ये ध्यान रखना भी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, कौन सी क्रिया कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, आगे चलो प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि जिस क्रिया में कर्म होता है वह क्या कहलाता है भी? ठीक है ना, जिस क्रिया में कर्म होगा। एक तो होती है क्रिया, जिस प्रकार से मैंने आपको 2 भेद बताए हैं कर्म के आधार पर। एक तो अकर्मक होती है, ठीक है ना। अकर्मक का मतलब भी आप समझ लो कि जिसमें कर्म नहीं होता है ना। ठीक है, और सकर्मक का मतलब क्या होता है कि कर्म सहित, यानी कि जिसमें कर्म होगा ही होगा, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। इसने क्या पूछा है कि जिस क्रिया में कर्म होता है वह क्या कहलाती है? तो अकर्मक में तो कर्म नहीं होता ना, द्विकर्मक भी नहीं होगी और अकर्मक भी नहीं होगी। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सकर्मक क्रिया कहलाएगी जिसमें कर्म होगा। सकर्मक का मतलब क्या होता है? यहीं पे देख लो, सकर्म यानी कि कर्म सहित। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें एक बात और सुनो। अब पता क्या है, आप कई बार एग्जाम्पल पूछ लेता है सीधे के सीधा। अब आपको मैं एक पहचान बताता हूं कि आप उसमें से आप कैसे पता करोगे कि इसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। ठीक है ना, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का एक मैं उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो ऐसे प्रश्न आ गया कि राम खेलता है। ठीक है ना, राम खेलता है में कौन सी क्रिया है? ठीक है ना, राम खेलता है में कौन सी क्रिया है? ठीक है, अब देखो ऐसे प्रश्नों के अंदर आपने क्या करना है, क्या और किसको लगाकर प्रश्न बनाना है भाई। इन 2 वाक्यों को लगाकर प्रश्न बनाना है। अगर प्रश्न बनाने पर आंसर निकल रहा है
तो वहां पर होगी सहकर्मक क्रिया। अगर आंसर नहीं निकल रहा तो वहां पर होगी अकर्मक क्रिया, ये ध्यान रखना। अब जैसे देखो राम खेलता है, अब इसमें इन दोनों का प्रयोग, दोनों में से एक का प्रयोग करके देखो, इन दोनों में से किसी एक का प्रश्न बना के देखो। अगर आंसर निकल रहा है तो वहां पर क्या होगा, सहकर्मक क्रिया। अगर नहीं निकल रहा तो वो अकर्मक क्रिया होगी। देखो राम खेलता है, राम क्या खेलता है, कुछ पता चल रहा है क्या, आंसर निकल रहा है क्या, कोई आंसर नहीं निकल रहा, इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी, राम खेलता है अकर्मक क्रिया है भाई, ये ध्यान रखना। राम खेलता है अकर्मक क्रिया। अगर प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, देखो कि राम हॉकी खेलता है, देखो राम हॉकी खेलता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें प्रश्न बनाओ, राम क्या खेलता है, क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। इसमें आंसर आ रहा है ना कि राम क्या खेल रहा है, ये देखो हॉकी खेल रहा है, तो आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी क्रिया होगी, सहकर्मक क्रिया। जिसमें आंसर आए वहां पर सहकर्मक क्रिया, ठीक है, जिसमें आंसर नहीं आए तो वहां पर अकर्मक क्रिया। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है और कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये ध्यान रखना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी, लाभदायक सिद्ध होगी आपके एग्जाम के लिए। हर पेपर के लिए ये जरूरी है कि आप उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ के जाएं, ठीक है ना। वैसे तो कर्म की बात है कि इसमें कर्म नहीं है और इसमें कर्म है, ठीक है ना। राम खेलता है, कोई कर्म नहीं हो रहा, इसमें सहकर्मक का मतलब कर्म सहित, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। अब आपको पता चल गया क्या और किसको लगाकर आपने चेक करना है। आंसर आए तो सहकर्मक क्रिया, नहीं आए तो अकर्मक क्रिया। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है भी, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली कौन सी क्रिया होती है, सहायक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया या फिर नामबोधक या फिर नाम धातु। प्रेरणार्थक के बारे में मैंने बता दिया ना, किसी दूसरे बंदे से काम करवाना तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है वो, ठीक है। अब इसमें क्या है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। कौन सी होती है भी, मुख्य क्रिया को जो स्पष्ट करे, कौन सी होती है, सहायक क्रिया होती है वो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलो, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, क्रिया कैसा शब्द है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि क्रिया किस प्रकार का शब्द है, अविकारी है या फिर विकारी या फिर विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। ये ध्यान रखना भी, क्रिया कैसा शब्द है, अविकारी है या फिर विकारी या विशेषण या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा, ये आप ध्यान से टिक करना है इस आंसर को, ठीक है ना। क्रिया कैसा शब्द है, एक विकारी शब्द है भी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। अब देखो उपसर्ग के आगे टॉपिक, बीच बीच में प्रश्न चेंज होते रहेंगे। कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग से निर्मित है, ऐसे शब्द प्रश्न लगभग आपको रीड में देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना भी। 100% आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा अगर आप पूरी वीडियो को देखते हो तो। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। रीड के बाद ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म हो गए हैं, आगे 4th ग्रेड, जेल प्रेरी जितने भी हैं हम अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएंगे उनके लिए, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। और जैसे मान लो रीजनिंग के टॉपिक है या करंट जीके के या राजस्थान जीके के सारे क्लास लेंगे हम आपकी, बिल्कुल फ्री क्लास है, ये ध्यान रखना। अब देखो कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग से निर्मित है, प्राकरण या प्राश्रित, प्रायण या प्राधीन। ये कौन सा ऐसा शब्द है इनमें से जिसमें प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि, ठीक है ना, ये बताना है भाई कौन सा है इसमें शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्राकरण, प्रा प्लस करण, ठीक है ना, इसमें प्रा उपसर्ग लगा हुआ है अभी, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 8। इतने ही प्रश्न देख जाना चाहिए, बहुत है, आप बाकी तो आपने पढ़ा ही होगा कुछ ना कुछ, तो ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से अति, ठीक है, पहले वाला प्रा वाला बताया था मैंने, अभी अति वाला है, अति उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ये ध्यान रखना भी, ऐसे शब्दों को जरूर देखा करें। नहीं वाक्य पढ़ते नहीं हो आप, यस में आंसर दे देते हो, फिर घर पे आके मिलान करते हो तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। ये नहीं वाला प्रश्न है कि अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है इनमें से, अतियुक्ति या फिर अतिथि या फिर अतीव या फिर अत्यल्प, अति से नहीं बना हुआ शब्द, यानी कि वो बताना है आपने, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो अति से नहीं बना हुआ,
तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अतिथि। तो इसमें क्या बना हुआ है? ए प्लस तिथि। देखो ए से बना हुआ है ये, ठीक है ना, ए प्लस तिथि, अतिथि बन गया ये। अति नहीं लगा हुआ ना, बाकी सभी में अति लगा हुआ है, देख लो चाहे, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रय उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अभी प्रय उपसर्ग से बताना है, प्रत्येक, प्रत्यक्ष या प्रोज्वल या प्रतीक्षा, इनमें से बताना है कि कौन सा प्रय उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, ठीक है ना। तो कौन सा है? देखो प्रत्येक में तो इसमें तो प्रति लगा हुआ है, ये ध्यान रखना भाई, प्रति लगा हुआ है इसमें उपसर्ग, इसमें भी प्रति लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें ये बच गया, इसमें लगा हुआ है प्रय उपसर्ग, ये ध्यान रखना भी, प्रय प्लस उत प्लस ज्वल, ये बन गया इसका, ठीक है ना। वैसे दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं इसमें, प्रय उत, ठीक है, ये ध्यान रखना भी। अगर एक से ज्यादा उपसर्गों की बात करें तो प्रोज्वल में लगे हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, प्रोज्वल, प्रय उपसर्ग से बना हुआ शब्द है ये। आगे देखो प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? ए उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ये नहीं वाला ध्यान रखना, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, नहीं शब्द अपने देखते ही नहीं हो आप बिल्कुल भी इसको। ए उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है जो वो बताना है। अवेतनिक या अवाप्ति, अव्यय या अजर, इनमें से बताना है कि ए उपसर्ग से बना हुआ शब्द जो नहीं है वो बताना है आपने, कौन सा है? अवाप्ति है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। ये नई वाले शब्द मैं बहुत लेके आया हूं ताकि आपके ध्यान में रहे, वहां पेपर में जैसे ही एग्जाम देने जाओगे आप तो आपको ध्यान में रहेगा कि नई वाला प्रश्न जरूर पढ़ना है अपने को, कि लगभग एग्जामिनर एक दो प्रश्न जरूर देता है नई वाला, तो अपने ध्यान नहीं देते उस पर, ठीक है ना। इसलिए मैं नई वाले प्रश्न बहुत ज्यादा लेके आया हूं आज। निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, निरीह या निरोध या निरर्थक, निरंजन, इन चारों में से बताना है कि निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निरोध। तो इसमें क्या बन जाएगा? नी प्लस रोध, ठीक है ना। ये निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, नी से बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई? कौन सा शब्द अप से, ये चांस है इसके आने के भाई, अभी जो मैंने बताया प्रा या अति या अप, इस प्रकार से, ठीक है ना, उपसर्ग से निर्मित है। अप, अप कौन से शब्द में लगा हुआ है? अपर्याप्त या अपोह या अपरिणीय या अपाठ्य, इन चारों में से बताना है कि अप उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है, ठीक है ना। कौन सा है? अपोह, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अपोह है जो अप उपसर्ग से निर्मित है। नहीं भाई, हाँ सही है, सॉरी मैंने सोचा कहीं और कुछ लिखा, अपोह लिखा ना, अप प्लस ओ, ठीक है। आगे चलो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? किस विकल्प में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 13 नंबर क्वेश्चन, सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, समग्र, समाप्त, समकोण या फिर समुच्चय, इनमें से ऐसा शब्द बताना है जिसमें सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना। कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, समकोण, इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? देखो चरमकार या प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है, यानी कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है भाई, ये बताना है। प्रत्यय के प्रश्न आ गए, उपसर्ग के नहीं है ये, अब प्रत्यय के आगे चरमकार और प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये बताना है आपने। देखो कार या कर, इया या इये, वान या आड़ी, तव या तर, इनमें से बताना है चारों में से कि चरमकार और प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित होते हैं। पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, ये पहली बात तो ये ध्यान होना चाहिए सभी को। वैसे तो सभी को पता ही है उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है, और प्रत्यय क्या होते हैं जो पीछे लगते हैं, शब्द के, किसी शब्द के पीछे लगते हैं, वो क्या होते हैं? प्रत्यय। और उपसर्ग क्या होते हैं? जो आगे लगते हैं। उपसर्ग मैंने करवा दिए जो आगे लगे हुए थे, अब ये पीछे लगे होने चाहिए, यानी कि चरमकार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ और प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, ये बताना है आपने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो चरम प्लस कार बन रहा ना, चरम प्लस कार,
इसमें कार प्रत्यय लगा हुआ है, देखो कार किसी में नहीं, ये रहा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और प्रभाकर में प्रभा प्लस कर, ठीक है ना, ये बन गया इसका कर। तो क्या लगा हुआ है इसमें, प्रभाकर में कर लगा हुआ है प्रत्यय, ठीक है, चरमकार में कार प्रत्यय लगा हुआ है। आगे चलो, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वह प्रत्यय कौन से होते हैं भी, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं भी, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, या फिर संबंधवाचक तद्धिति, या गणनावाचक, या सादृश्यवाचक तद्धिति प्रत्यय, क्या कहलाते हैं। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय कहलाते हैं वो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका भी, ठीक है। आगे चलो, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं, देखो भी, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या, वह प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहलाते हैं भी, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, या फिर तद्धिति प्रत्यय, या कृत व तद्धिति प्रत्यय दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, आपने ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तद्धिति प्रत्यय कहलाते हैं अभी, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ये ध्यान रखना, ये 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपसे, कृत प्रत्यय पूछेगा या फिर तद्धिति प्रत्यय पूछेगा, इन दोनों में से पूछेगा 100%। तद्धिति प्रत्यय का आपने ध्यान रखना है, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़े होंगे वो तद्धिति प्रत्यय ही होंगे 100%, ठीक है ना। आगे चलो, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना है भाई, किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं कृदंत प्रत्यय को, ये बताना है आपने, संज्ञा के साथ, या सर्वनाम के साथ, या क्रिया के साथ, या फिर अवयवी के साथ, ये बताना है कि कृदंत प्रत्यय किन के साथ जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो किन के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ। अभी मैंने बताया एक तद्धिति प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तद्धिति प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों के साथ, और कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय, ठीक है ना। आगे चलो, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, ये बताना है भी, कि ई प्रत्यय यानी कि पीछे लगा हुआ ई किस में नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है ना, तेली या रंगीला, माली या अलबेली, ये सभी को पता चल रहा है स्पष्ट ही इसका, तो है ना, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तेली में तो ई प्रत्यय लगा हुआ है, माली में भी है, अलबेली में भी है, रंगीला में नहीं है, इला प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें, है ना, रंग प्लस इला, रंगीला, ये ध्यान रखना भी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखो, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, ये भी बहुत अच्छे, ऐतिहासिक हो गया, सामाजिक हो गया, ऐसे प्रश्न ज्यादा तौर पर पूछे जाते हैं। लौकिक शब्द में प्रत्यय पूछा है इसने, कि जो पीछे लगते हैं कौन सा प्रत्यय है इसके, लौकिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लोइक या फिर किक या अक या इक, लौकिक, इक लगा हुआ है ना प्रत्यय, पीछे देख लेना, पीछे कौन सा प्रत्यय की आवाज आ रही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका भी, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20, ये अंतिम प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सारे के सारे प्रश्न आप लगा के देखें, और हमें कमेंट जरूर किया करें भाई, ठीक है ना, कि आपके कितने राइट आ रहे हैं आंसर, प्रश्न कितने राइट आ रहे हैं और कितने नंबर बन रहे हैं आपके, ये प्रश्नों को जरूर देख के जाएं, और आगे अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। ये सजावट है, देखो लास्ट प्रश्न है 20वां, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए भी, सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आव लगा हुआ है, या आवट, या आहट, या टा। सजावट यानी कि आवाज देख लो ना, इसको बोल के देख लिया करो, आवट की आवाज आ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका, 20वें का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें। धन्यवाद।